बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में आज जो कुछ हुआ आपने देख लिया जनाब कि पीएसपी और एमक्यूएम कैसे दोनों मिल गए। मैं ये कहूँगा कि जनाब खांसी का सिर्फ तो वही है लेकिन लेबल थोड़ा चेंज हुआ हुआ लगता है मुझे, लेकिन एनीवेज उस पर मैं बात करना ज़रूर चाहूँगा। मुशर्रफ साहब कहते रहे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने फैक्शंस हैं एमक्यूएम के उनको मिलजुल के बैठना चाहिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये सारे फैक्शन मिलजुल के बैठ जाए। क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पीछे से कोई अपना जादू चलाया या फिर कहीं से कोई अहकामात यहाँ पे सादिर किए गए जिसकी वजह से ये दोनों मिलके बैठने के लिए तैयार हो गए? इस पर मैं बात करना चाहूँगा। अमीनुल हक साहब मेरे साथ मौजूद है, एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। अमीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये क्या हुआ इतनी जल्दी आप लोग पहुंच गए पीएसपी? क्या कोई खास वजूहात थी इसमें? मुशर्रफ साहब ने कोई कमाल दिखाया, कोई कहीं से अहकामात जारी हुए या आप लोगों के खुद ही दिल चाहा और आप चले गए? राना मुबश्शिर भाई, एमक्यूएम अवामी जमात है, सियासी जमात है, जमहूरी जमात है। एमक्यूएम के तमाम फैसले जो हैं एमक्यूएम के अंदर राब्ता कमेटी बड़े मशावरत के साथ करती है। एमक्यूएम ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए, सियासी बलोगत का मुजाहरा करते हुए ये फैसला किया है कि शहर में रहने वाले तमाम सियासी पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे। इसीलिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पिछले कई हफ्तों से इसकी तैयारी थी, लेकिन अचानक हमने इसका ऐलान किया है जो 22 अगस्त को मुनक्कद की जा रही है। और इसके ऊपर ये ऐसा हॉट इश्यू है जिसके ऊपर ये शहर में रहने वाले लोग, सूबे में रहने वाले लोग और पाकिस्तान के अवाम को पसंद करते हैं। पहला इश्यू क्या है कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जद्दोजहद करना। आप देख रहे, जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि इसी शहर के अंदर कुछ लोगों ने पाकिस्तान लगाया था, कुछ लोगों ने 14 अगस्त को यौम इस्लाम मनाने की बात की। हक साहब को आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई। अमीनुल हक साहब को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नहीं तो ये पीछे स्टूडियो में भाई आपकी आवाज कुछ और आ रही है, इसको भी जरा देख लीजिए ना। यहाँ पे तो कोई और कमेंट्री चल रही है, आप स्टूडियो में कोई और कमेंट्री चला रहे हैं और मैं अमीनुल हक साहब से तो बात नहीं कर पा रहा ना। जी अमीनुल हक साहब, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आप लाउड एंड क्लियर है। ये पीछे से कुछ और आवाज आ रही है। तो भाई मुझे तो आवाज नहीं आ रही ना अमीनुल हक साहब की, मुझे तो स्टूडियो में पीछे जो बीपर से। अमीनुल हक साहब, आपके पीछे को टीवी चल रहा है? पीछे कोई नहीं चल रहा है, ये मेरा हाल है आपके पीछे चल रहा है जिसके बिना भी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे पीछे से क्या आवाज आ रही है? अमीनुल हक साहब, मेरे ख्याल में आपने मुझे कमेंट्री सुना दी सारी, पता नहीं किस सुन रहे थे आप। अमीनुल साहब, आवाज आ रही है आपको? ये लेकिन पीछे से कमेंट्री की और की चल रही है। मेरे ख्याल में अमीनुल हक साहब किसी और चीज में मसरूफ है जी, और वो तो मेरे ख्याल में कहीं कुछ और सुन रहे हैं, उनको आवाज शायद मेरी नहीं जा रही। लेकिन मैं बात यही करना चाहूँ, इसमें जो सारा अमल दखल था वो किसका था? क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये कोशिशें की जो वो बार बार इस चीज़ का इजहार भी करते रहे कि जनाब मैं कोशिश करूँगा कि जितने लोग हैं वो सारे मिल के बैठे, जितने एमक्यूएम के फैक्शंस हैं वो मिलकर बैठे और उसकी वजह से फिर हम लेके आगे चलेंगे सब चीज़ों को। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये सब कुछ किया या कहीं से अहकामात जारी हुए, वो अमीनुल हक साहब मेरे ख्याल में कुछ और तबसरे सुन रहे हैं, इसलिए वो हमें तबसरा सुनाते रहे, खुद बात नहीं कर पाए या उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। थोड़ा सा आगे चलूँगा जी। मैं बात करना चाहूँगा लाहौर पे एक बड़ा अहम चीज़ है, बड़ा अहम सवाल उठता है लाहौर के बारे में कि लाहौर में आज जिस तरीके से वकला बाहर निकले और जिस तरीके से वो बातें करते रहे, जिस तरीके से एहतजाज करते रहे, जिस तरीके से वो जनाब पूरी हाई कोर्ट को वो उनके गेट तोड़ते रहे, वो उसकी वजूहात क्या थी? और उसके सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इनको नहीं रोका गया, इन पे हाथ हल्का रखा गया? और राना सनाउल्लाह वजूहात थी जिनकी वजह से उनको नहीं छेड़ा गया, उनको
जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए था नहीं ट्रीट किया गया। वजूहात यही हो सकती हैं, या तो जजेस जो है, जजेस को वो एक सिग्नल देना चाहते थे कि जनाब, सिग्नल देना चाहते थे वो जनाब कि किसी तरीके से आप जो भी फैसले करेंगे उनको जनाब उन पे एहतजाज भी हो सकता है, और जिस तरीके से एहतजाज वो कर रहे थे वकला, वो आपके सामने है। वॉल्यूम 10 की भी बात करना चाहूँगा मैं। वॉल्यूम 10 पे कुछ चीज़ें आपने देखी, सामने आपके सामने आई और सोशल मीडिया पर भी चलती रही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। वो ये है जनाब के 21 ममालिक के लगभग ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे शरीफ बरदरान की सरमायाकारी मौजूद है, और इनमें ये वॉल्यूम 10 के अंदर मौजूद है सारी चीज़ें। इनमें स्पेन भी है, कनाडा भी है, यूके भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, भारत भी है और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल है जनाब। तकरीबन 21 ममालिक में से 3 ममालिक को जब JIT बैठी हुई थी उस वक्त उनको ख़त लिखे गए थे कि जनाब आप ज़रा वेरीफाई कर दें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं या नहीं हैं। सो 21 ममालिक जो थे उनमें से 3 ममालिक ने वेरीफाई किया था कि जनाब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। बाकी जो 18 ममालिक थे जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने वक्त मांगा था। उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम वेरीफाई करके बताएंगे आपको कि किन किन ममालिक में, जो 18 ममालिक हैं उनमें कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट्स है। लाइक उसमें तो पूरा उन्होंने मेंशन करना था कि किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वो 18 ममालिक बताने के लिए उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा था और वो वक्त उन्हें दे दिया गया, और अभी तक उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन मुतवक्को ये है कि वो भी जल्द जवाब दे देंगे। जो कहा यह जा रहा है, जो JIT ने जो सामने चीज़ें रखी हैं जो अब नैब के पास पहुंच चुकी हैं, वॉल्यूम 10 जो है अब नैब के पास पहुंच चुका है, जो उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि जो 21 ममालिक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, वो 21 ममालिक की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ऐसे ही समझ लीजिए आप कि वो तकरीबन कोई 3 से 4% इन्वेस्टमेंट है जो अभी तक सामने आई है, और 3 से 4% इन्वेस्टमेंट जो है शरीफ बरदरान की वो सामने आई है। अभी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि 100% इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कब तक सामने आएंगी, और अगर सामने आएंगी तो उनका वॉल्यूम क्या होगा। इंडिया के अंदर किन किन कंपनीज के साथ इनके ताल्लुकात हैं, किन किन कंपनीज के जो मालिकान हैं उनके साथ शरीफ बरदरान के ताल्लुकात हैं, वहाँ पर कौन कौन से सियासतदान ऐसे हैं जिनके साथ शरीफ बरदरान के ताल्लुकात हैं, वो भी वॉल्यूम 10 में मौजूद है, और वो भी किसी भी वक्त आपके सामने तफसीलन, मैं तो यही कहूँगा कि लीक हो जाएंगे। और कुछ तो मैंने आपके सामने रख दी हैं चीज़ें, लेकिन कुछ डिटेल में चीज़ें आपके सामने लीक हो सकती हैं। फरोग नसीम साहब और इत्तेजाज एहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी, बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का कर। कैसे हैं जी आप, खैरियत से? जी अल्लाह का करम है सर। चौधरी साहब आप सुन रहे हैं मुझे? इत्तेजाज साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो। इत्तेजाज साहब को मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही मेरी। चौधरी साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो भाई इत्तेजाज साहब की आवाज पहुंचाइए, अभी सिर्फ फरोग साहब की आवाज आ रही है मुझे। फरोग नसीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो जिस तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा है और जिस तरीके से शरीफ फैमिली जो है वो नहीं पेश हो रही नैब के सामने, वो अगर नहीं पेश हो रही और नहीं पेश होना चाह रही तो इसके क्या असरात हो सकते हैं जी? देखिए, अगर प्योरली लीगली आप बात कर रहे हैं तो नैब ऑर्डिनेंस में एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उस सेक्शन में बड़ा क्लैरिटी से लिखा है कि अगर नैब के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा और नैब के नोटिस की तामील नहीं करेगा तो नैब उसको अरेस्ट भी कर सकती है। अब यहाँ तो एक तो हुक्म अदूली नैब ऑर्डिनेंस के तहत है क्योंकि नैब के जो नोटिस हैं उन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, और सेकेंडली
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म अदूली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब का रेफरेंस बनाया जाए। अब जो जस्टिफिकेशन पेश किया जाता है मियां साहिबान की तरफ से वो ये है कि जी हमने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर दी है। वो बिल्कुल उनका राइट है रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करना, लेकिन क्या वहाँ कोई स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? अगर तो स्टे ऑर्डर नहीं दिया, जो कि अभी तक नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक स्टे के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और सिर्फ रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने से कोई स्टे ऑर्डर इन्फर नहीं किया जा सकता। तो ये कानून की भी वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी वायलेशन है। अच्छा, सो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। इत्तेजाज साहब, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कर सकती है जी, या क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? इत्तेजाज अहसन साहब जी, मेरा सवाल शायद आप नहीं सुन सके, मेरे ख्याल में टेक्निकल इश्यूज है यहाँ पे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे वायलेशंस हो रही है ऑर्डर्स की, जैसे कि फरूक साहब कह रहे हैं, तो व्हाट शुड द सुप्रीम कोर्ट डू नाउ और व्हाट कैन सुप्रीम कोर्ट डू नाउ जी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो लाजिम है कि वो अगर ये अपनी नजरसानी की दरखास्त यानी रिव्यू पिटीशन की दरखास्त के साथ एक ज़िम्नी दरखास्त देते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन, कि उनके खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि वो ये कार्रवाई रोक नहीं सकती ता वक्त के नवाज शरीफ और फैमिली इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करें। और अगर वो जमानत कबल गिरफ्तारी मांगते हैं तो फिर भी वो जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं हो सकती ता वक्त कि वो इन्वेस्टिगेशन के साथ तफ्तीशी अमल में खुद साथ मिलके और कोऑपरेट ना करें। इन दोनों हकूक से हुक्म इम्तनाई भी और जमानत कबल गिरफ्तारी से भी वो महरूम हो जाते हैं। कोई और शख्स होता, कोई और खानदान होता तो इस वक्त तक उस नैब ने उसको गिरफ्तार कर लिया होता। कोई और शख्स होता, अगर जो ये कहता कि जी मैं पेश होने को तैयार नहीं हूँ, मैं रिव्यू पिटीशन फाइल करने की ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ऑप्शन उसके पास बिल्कुल है, आवाज नहीं आ रही, मगर वो ऑप्शन उसके साथ अगर कोई उसको अधूरी दाद रसी चाहिए, अगर कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए, तो वो इंटरिम रिलीफ मशरूत होगी उस शख्स के इन्वेस्टिगेशन के साथ शामिल हो जाने से। क्या वो शामिल हुए तफ्तीश में? अगर वो शामिल हुए तो वो उस हक को के लिए दरखास्त भी दे सकते हैं और बहस भी कर सकते हैं। वरना तो ये जो है जमानत कबल गिरफ्तारी या कोई हुक्म इम्तनाई की दरखास्त, ये सुनने को भी सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं होगी और ना हो सकती है। मासला ये कि वो शरीफ खानदान के साथ और शरीफ खानदान के हक में इम्तियाजी सलूक करे, जो वो सलूक दीगर मुल्ज़मान के साथ नहीं करती। अच्छा इत्तेजाज साहब, फरूक नसीम साहब, ज़रा आप मेरे साथ ही रहिएगा। कुछ टेक्निकल वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं क्लियरली नहीं सुन पा रहा। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, उसके बाद हाजिर होता हूँ। जी, हमने इत्तेजाज अहसन साहब से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन टेक्निकल वजूहात इतनी सुयर है यहाँ पे कि जिसकी वजह से इत्तेजाज अहसन साहब को हमने ज़रा लूज़ कर दिया। वील ट्राई टू गेट हिम बैक। और फ़रूक नसीम साहब मेरे साथ मौजूद है। फ़रूक नसीम साहब,
कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि जनाब शरीफ बरादरान कोई नेशनल असेंबली में से या सेनेट में से कुछ ऐसे कवानीन पास करवा लें जो उनकी फेवर में जाते हो? जी ये हो सकता है, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग की शायद ये मेरी एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई मुशावरत है, वो इस तरह की है कि ये मिल के आर्टिकल 62 और 63 को रिपील कर देंगे और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है उसको इनवैलिडेट करा देंगे लेजिस्लेशन से, और कोई रेट्रोएक्टिव कानून पास कर देंगे, और साथ साथ फिर शायद डील का ये हिस्सा हो कि ममनून साहब स्टेप डाउन कर दें और जरदारी साहब जो हैं वो सदर बन जाएं, और फिर उनको अपने तमाम जो करप्शन के केसेस हैं उसमें इम्यूनिटी मिल जाए या दूसरे केसेस में इम्यूनिटी मिल जाए। तो ये तो बातें हम सुन रहे हैं, और ऐसा अगर इनके पास तो मेजॉरिटी है ये कर भी सकते हैं, 2/3 मेजॉरिटी ये मिलके ला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा किया तो टेक्निकली स्पीकिंग तो वो कर सकते हैं, तो एक बहुत शदीद रिएक्शन तमाम सिविल सोसाइटी का, वकला का आएगा, और एन मुमकिन है इस किस्म के NRO को फिर चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर सुप्रीम कोर्ट शायद इसको कलअदम भी कर दे। तो ये तमाम चीजें हैं, और अनफॉर्चुनेट है कि करप्शन को बचाने के लिए मुशर्रफ साहब ने NRO पास कर दिया, और अब ये लोग कोशिश में है कि एक NRO नंबर 2 लेके आ जाएं। पाकिस्तान में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, अगर डेमोक्रेसी ने हमें सिर्फ यही देना है तो फिर तो ऐसी डेमोक्रेसी, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि ऐसी डेमोक्रेसी फिर किसी को नहीं चाहिए जो कि करप्शन को परवान दे। आपने 2-3 बातें की फरूख साहब। एक आपने बात ये की कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ जरदारी साहब बन जाए और कोई ऐसी चीज़ अपर हाउस से और लोअर हाउस से मंजूर करवा ली जाए जो कि नवाज शरीफ साहब की फेवर में जाती हो, और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है वो उसको सेट असाइड कर दिया जाए और वज़ीर आज़म दोबारा बन जाए नवाज शरीफ साहब। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो 62-63 को, ठीक है मेजॉरिटी इनके पास है, 62-63 को सामने लाते हुए, इसको एबॉलिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो नल एंड वाइड हो सकता है, उसमें प्रायोरिटी, उसमें अगर देखा जाए तो अपर हैंड जो है वो जाएगा पार्लियामेंट को, या कैसे आप उसको देखेंगे? या वो अगर जो डिसीजन लेगी पार्लियामेंट, अपर हाउस के लोअर हाउस, उसको क्या दोबारा चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? और ये सब बड़ी एक जूरिस्प्रूडेंस की, लीगल फिलॉसफी की एक बड़ी लंबी बहस है, क्योंकि जो पार्लियामान है तो पार्लियामान को ऐसा कानून पास करने की तो इजाजत मौजूद है जिससे वो किसी भी जजमेंट को इनवैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट जब उसको चैलेंज किया जाता है तो ये देखती है कि क्या जो लकूना था जिसकी निशानदही सुप्रीम कोर्ट ने की है क्या वो खत्म हो गया। अब इसमें देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत मियां साहब को मैं कहता हूं फॉर लाइफ बैन किया है, तो अगर 62 ही किया है फरूख साहब। देखें राना साहब, इसमें कोई इबहम इसलिए नहीं है कि कोई 4-5 साल पहले से ये जब डिबेट चली थी, बहुत से जो जाली डिग्रियों वाले थे उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पहले और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ एक टर्म के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 62(1)(f) में कोई मियाद नहीं है और ये एक लामियाद टाइप का सेक्शन है, प्रोविजन है, जबकि दूसरी जैसे यूसुफ रजा गिलानी वाला था वो 5 साल के लिए था, दूसरी जगह 62-63 में टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ क्योंकि टाइम नहीं है तो ये फिर अनएंडिंग है और हमेशा के लिए है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसले 4-5 फैसले ऐसे हैं वो दे चुकी है, तो अब क्यों सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू चेंज करेगी? वही प्रिंसिपल ऑफ लॉ फिर यहाँ भी लगेगा। 62(1)(f) में सुप्रीम कोर्ट ये हिज्जे कर चुकी है कि ये ताहयात पाबंदी है। लतीफ़ खोसा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, लतीफ़ खोसा साहब से भी पूछ लूँ मैं। लतीफ़ खोसा साहब, फरूक नसीम है कि देर आर पॉसिबिलिटीज़
कि 62-63 को अपनी फेवर में उसको मोल्ड कर लिया जाए अपर हाउस से और लोअर हाउस से, और वज़ीर आज़म दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब बन जाएं और सदर मुमलिकत जो है वो आसिफ जरदारी साहब को बना दिया जाए और उनको ताकि इम्यूनिटी भी मिल जाएगी इसी चक्कर में। डू यू एग्री विद दिस वन जी? यू सी दिस हैपनिंग? राना साहब, बिल्कुल भी ऐसी कोई इम्कान नहीं है और ना ही ऐसा कोई होने जा रहा है या होने चला है। आसिफ अली जरदारी साहब के फरोग साहब हंस रहे हैं वैसे? नहीं हंसते जरूर मेरे दोस्त। आवाज ऊंची कर दो भाई, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आवाज जरा लतीफ खोसा साहब की ऊंची कर दो। देखें, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं बैरिस्टर फरोग नसीम साहब, उनका अपना एक नुक्ता नजर है, यकीनन मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन आप खातिर करना सीखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं 5 साल के लिए, और सदर पाकिस्तान जब एक दफा हो तो वो सदर ही होता है, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बहरहाल फरोग नसीम साहब तो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब के ऐसा ही उनको लगता है होने जा रहा है। 62-63 पे कोई बात करना चाहेंगे कि 62-63 मियां नवाज शरीफ साहब अपनी फेवर में मोल्ड करवा सकते हैं और दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे डिसीजन है उसको सेटिसाइड किया जा सकता है? मेरे ख्याल में फरोग नसीम साहब शायद जाने किस अंदाज से कह रहे हैं। ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनका खानवादा ये किस्सा देरीना और किस्सा बारीना हो चुका। ये अब सिवाय इसके कि मुकदमात ये नैब में भुगताएंगे और शायद फरोग नसीम साहब की उन्हें जरूरत पड़े वकालत करने में, बाकी तो मुझे नजर नहीं आता है। मैं तो इनको जो है इन 6 महीनों के अंदर जो है अडियाला जेल में देख रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये उस इन केसेस से, जो कि हमने सारे केसेस स्टडी किए हैं, मैंने खुद इसमें 1000 सफात पर मुहित पूरा इनके खिलाफ जो है ये मुकदमात सारे उसका बहुत बारीक अंदाज से उसका वो तजजिया भी किया था, और हमने इलेक्शन कमीशन में उसको बहस भी किया था, जो बावजूद सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो तात्तर का शिकार बना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इन केसेस से मुकदमात से वो किसी तौर पर भी बरी-उज़्ज़िम्मा हो पाएंगे। वो तो नैब के केसेस जो हैं उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा बाकी तमाम चीज़ें भी उनके पर होंगी और बाबा सलासल जेल भी होगी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी इस मामले में खुदकुशी करेगा कि वो पार्लियामान में ले जाके नवाज शरीफ को सिर्फ बेल आउट करने के लिए वो कोई बिल पास करे। ना तो 62-63 में कोई तरमीम इस वक्त मुमकिन है, क्योंकि एक अवामी जो रद्द अमल है मुमकिन खोसा साहब, क्योंकि मेजॉरिटी तो है, और अगर ऐसी कोई चीज लाना चाहे तो व्हाट्स स्टॉपिंग देम? नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं है, ये आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और आइन की तरमीम जो है वो आप देखेंगे जो है 2/3 किसी के पास भी, इनके पास सेनेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, और कौमी असेंबली में कोई इनका साथ इस मामले में असल में जो यहाँ पे जो र्यूमर्स चल रही है ना खोसा साहब, वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अंदर से मिली हुई है, तो इसलिए लोगों के जहनों में ये ख्यालात आ जाते हैं। जी राना साहब, आप देखें कि अगर तो अब भी कोई शक है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कोई ना इम्कान है, ना ऐसा होने का कोई तस्वर हो सकता है, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। और खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के एलाइज भी उनका इस मामले में 62-63 की तरमीम पर कोई साथ नहीं देने को तैयार। तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर अवामी रद्द अमल के खिलाफ कोई भी सियासी जमात इस वक्त नहीं करेगी। हमेशा वक्त जो है उसकी अहमियत होती है। आप लोग अगर 62-63 पे कोई तरमीम आती है तो आप लोग पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं होगी? शदीद मुखालफत करेंगे, साथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरी सैर हासिल हमारी बहस, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ, और हमारी ये बारहा बहस हो चुकी है, और इस मामले में हम बड़े क्लियर हैं, क्लैरिटी के साथ हैं, और मेरे ख्याल में सभी एक पेज पर हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हो, सभी एक ही पेज पर हैं, और इस मामले में कोई ऐसी वफामत का इम्कान नहीं है, और ना ही नवाज शरीफ का साथ देने का किसी का इरादा है। तो 2-3 दिन पहले खोसा साहब को मुलाकात हुई थी और लाहौर में, और इस मुलाकात में कोई ऐसे कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी जिसकी निशानदही
फरोग नसीम साहब भी कर रहे हैं? मेरी तो कल मुलाकात बड़ी तफसील से हुई है मोहतरम जरदारी साहब के साथ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ। ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई ऐसी मुलाकात हुई हो या उसमें कोई ऐसा तय हुआ हो। हाँ, अलबत्ता हमारी पार्टी सारी की सारी ऑन वन पेज है कि वंस बिटन ट्वाइस शाय। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब का किसी अंदाज से भी उनका साथ दिया जाए। और हम आवाम के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ हैं, हम पार्लियामान के यकीनन तकद्दुस को बहाल रखेंगे, लेकिन नवाज शरीफ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। एक आखिरी चीज़ जरा बता दीजिएगा, क्योंकि जब फेयरवेल दे रहे थे जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब को, और जब नवाज शरीफ साहब टेक ओवर कर रहे थे ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आ रहे थे, उस वक्त जरदारी साहब ने एक स्पीच की थी और उसमें उन्होंने कहा था जनाब के सियासत हम आखिरी साल करेंगे, हुक्मरानी हुकूमत आप 4 साल कीजिए, और सियासत हम इलेक्शन से 1 साल पहले करेंगे। सो 1 साल तो पहले ही है। ये 2013 की बात कर रहे हैं। 2013 और 2017 में जमीन आसमान का फर्क है, अगर आप देखिएगा तो मतलब उस वक्त जरदारी साहब ने जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो बात कही थी गलत कही थी? देखिए, जरदारी साहब ने उस वक्त सियाक व सबात के मुताबिक बात की थी, और उस वक्त जो है हम चाहते थे कि इसको स्पेस दी जाए नवाज शरीफ साहब को। हमारा ख्याल था कि ये साथ जमहूरियत पर उतरने की कोशिश करेंगे और ये जो है अवाम को इस तरह से लूटेंगे नहीं। हमने कभी लूट मार की इजाजत नहीं थी, और आज तक बताइएगा कोई ऐसा जो है अवामी बेनिफिट का प्रोजेक्ट इन्होंने किया हो, कोई इन्होंने लेजिस्लेशन की हो, किसी अंदाज से रियासती अमूर को इन्होंने अवाम के मफाद पर चलाने की कोशिश की हो। इन्होंने सिर्फ एक बात बताइए, मेरे पास वक्त कम है, मैं आपसे जरा एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सवाल करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से, और दोबारा मुलाकात कब होने वाली है? ना तो पहले हुई थी कुछ दिन पहले, ये भी आपकी मैं इत्तला के लिए खबर को मैंने एक यॉर्कर फेंका था आपको, मैंने कहा शायद आप उसको ना खेल सके, लेकिन आप जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ना पहले हुई थी, ना आप होने जा रही है, और ना ही होने का कोई इम्कान है आइंदा मुस्तकबिल में। मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद कफील है अपनी तबाही के, उन्हें किसी दोस्त और दुश्मन की जरूरत नहीं है। उनके पहले अपने खानदानी मामलात को ठीक कर लें, वो आप देख ही रहे हैं, और आप देखेंगे कि इनका शिराजा करीब बिखरेगा, और वैसे भी ये करीब अडियाला जेल में आपको नजर आए। चलें जी, आपके ख्याल में फरूख साहब क्या अडियाला जेल में मियां साहब नजर आते हैं आपको या नहीं जी? मुख्तसर सा बताइए। देखिए राना साहब, ये मैं इसलिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये तो रेफरेंस बनेगा नैब का, और रेफरेंस बनने के बाद फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इसका प्रोसिक्यूशन होगा, और उसके बाद ही किसी किस्म का कोई वर्डिक्ट आएगा, तो वो उसको मैं प्रीएम्प्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। खोसा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फरोग नसीम साहब आपका भी बहुत। और फरोग नसीम साहब कहते हैं कि जी हो सकता है कि आसिफ जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बना दिया जाए, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कुछ अमेंडमेंट्स करवाने के बाद असेंबली से, अपर हाउस से और लोअर हाउस से दोबारा वजीर आजम बन जाए। एनीवेज लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, क्या होता है कल क्या नहीं होता। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।